ओके गाइस, तो कल रेजोनेंस पढ़ लिया था। ठीक है। आपके TG2 के क्लास के अकॉर्डिंग बहुत मॉडरेट पढ़ा दिए थे, तो रेजोनेंस हो गया आपका। अब AC खत्म हो गई, तो नया चैप्टर है पॉलीफेज सिस्टम। क्या है? पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम यानी बहुकला प्रणाली। बहुकला प्रणाली। अब बहुकला या पॉलीफेज की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे सिंगल फेज में क्या होता है, एक फेज एक न्यूट्रल होता है। क्या होता है? एक फेज होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है। दो फेज की बात करें तो दो फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये न्यूट्रल। तीन फेज यानी जब एक से अधिक फेज का एनालिसिस किया जाता है, जब भी आप एक फेज से ज्यादा यानी उससे अधिक फेज का एनालिसिस करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? पॉलीफेज सिस्टम कहलाता है। बात समझ में आ गई? मतलब जब भी कभी पॉलीफेज का मतलब समझिए, जब आप कभी एक फेज के अतिरिक्त किसी अन्य फेज जो उसके साथ हो, मतलब एक फेज से ज्यादा फेज का एनालिसिस करते हो, तो वही सिस्टम क्या कहलाता है? पॉलीफेज सिस्टम कहलाता है। ठीक है। अब बात आती है कि पॉलीफेज सिस्टम को क्यों बनाया गया, या क्या लाभ है पॉलीफेज सिस्टम के, तो इनको जानना जरूरी है। ठीक है, करेंगे कैसे? जैसे आपसे पूछा जाए कि भैया जब सिंगल फेज से काम चल रहा है तो पॉलीफेज बनाने की क्या जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। पॉलीफेज जो है वो काफी एडवांटेजफुल है कंपेयर टू सिंगल फेज, यानी सिंगल फेज की अपेक्षा पॉलीफेज क्या है? ज्यादा फायदेमंद है। कैसे कैसे है ये देखिए। देखिए, एडवांटेज ऑफ एडवांटेज ऑफ पॉलीफेज पॉलीफेज सिस्टम कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम। ठीक है। पहली बात करें कि क्या एडवांटेज है पॉलीफेज सिस्टम की, जो कि सिंगल फेज की अपेक्षा ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जब भी आप देखते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, या बड़े मोटर्स हो गए, तो आप जब देखते हैं तो वो हमेशा सिंगल फेज में नहीं बल्कि क्या, पॉलीफेज में होते हैं, यानी तीन फेज में होते हैं। ठीक है। जनरली तीन फेज होता है, बहुत कम होते हैं दो फेज। ठीक है। तो उनसे फायदा क्या होता है? तो पहला फायदा देखिए, पहला फायदा ये होता है कि जो पॉलीफेज की मशीनें हैं, पॉलीफेज की मशीन्स हैं, ठीक है, मोटर्स हो गई, जनरेटर वगैरह वगैरह जो भी है, ये पॉलीफेज की मशीन की इफिशियंसी, जो इफिशियंसी होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू सिंगल फेज की इफिशियंसी। ऐसे लिख लें, थ्री फेज मशीन्स की इफिशियंसी ज्यादा होती है किसके कंपेयर में? सिंगल फेज मशीन। पहली बात, अगर आप उतने ही साइज की मशीन आप बनाते हो सिंगल फेज की, ठीक है, अगर आप उतने ही फेज के मतलब उतनी ही बड़ी मशीन, अगर फिजिकल साइज देखें, तो पॉलीफेज मशीन का जो साइज होगा, साइज ऑफ पॉलीफेज पॉलीफेज मशीन पॉलीफेज मशीन इज स्मॉल टू कंपेयर दैट सिंगल फेज मशीन फॉर ए कांस्टेंट आउटपुट। इसका मतलब समझिए, कांस्टेंट आउटपुट मतलब जितना आप चाहें, कि जैसे मान लीजिए मोटर है, ठीक है, मोटर है, तो आप 5 HP की अगर मोटर बनाए, ठीक है, 5 हार्स पावर की मोटर बनाए, उससे जितना आपको आउटपुट मिलेगा, अगर आप उसे 3 फेज वाली मशीन बनाते हो, अब आप उसे सिंगल फेज की मशीन बनाते हो, तो सिंगल फेज वाली मशीन का साइज जो होगा, फिजिकल साइज, वो क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। लेकिन पॉलीफेज वाली मशीन यानी 3 फेज की मशीन का साइज क्या होगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है। इफिशियंसी ज्यादा होती है, कास्ट भी पॉलीफेज मशीनों की कंपेयर करेंगे अगर, कास्ट जो होती है लो होती है कंपेयर टू सिंगल फेज। ठीक है। कास्ट क्या होती है इनकी? सिंगल फेज से क्या होती है? सस्ती होती है। मेरी बात को समझिए, मोटा मोटा समझिए, कि अगर जैसे मान लीजिए 5 HP की मोटर ले रहे हैं, तो 5 HP मोटर अगर 3 फेज की है तो, और सिंगल फेज की है, तो 5 HP मोटर का जो 3 फेज वाली मशीन है उसकी कास्ट क्या होगी? कम होगी, और सिंगल फेज वाले की ज्यादा होगी। ठीक है। ये होता है। और दूसरी चीज आप इतना जान लीजिए, मोटा,
आप मोटा मोटा ये जानिए कि जो पॉलीफेज सिस्टम पे मशीनें हैं वो मशीनों की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, उनकी कास्ट ज़्यादा कम होती है, ठीक है, उनका साइज सिंगल फेज की अपेक्षा कम होता है। और अगर यहीं पे हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में चलें, अगर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में चलें तो सेम पावर को सेम डिस्टेंस के लिए अगर हम ट्रांसफर करें, क्या करें, ट्रांसफर करें सेम पावर को, मेरी बात को समझिए, सेम पावर को सेम डिस्टेंस के लिए ट्रांसफर करें किसके द्वारा, सेम पावर, सेम पावर हो गई, सेम पावर को सेम डिस्टेंस के लिए, सेम डिस्टेंस के लिए अगर हम ट्रांसफर करें किससे, मेरी बात को समझिए, अगर हम इसे ट्रांसमिट करते हैं सिंगल फेज द्वारा, किसके द्वारा, सिंगल फेज के द्वारा, तो जितना कॉपर भार लगता है, कॉपर वेट लगता है, जितना कॉपर वेट लगेगा वो कॉपर वेट, और अगर इसी सेम पावर को थ्री फेज के द्वारा अगर हम ट्रांसमिट करें उतनी ही डिस्टेंस के लिए, तो इसमें 3/4 भाग कॉपर की बचत होती है, कॉपर वेट की क्या होती है, बचत होती है, पॉइंट याद रखना, कितना, 3/4 भाग कॉपर की बचत होती है। तो फायदा किसमें है, पॉलीफेज में है ना। सिंगल फेज हम काहे करें, जब हमारा वेट ज्यादा लगता है, कास्ट ज्यादा लगती है, एफिशिएंसी कम होती है, तो हम काहे का सिंगल फेज के पे काम करें, हम किस पे काम करते हैं, पॉलीफेज सिस्टम पे काम करते हैं, इसीलिए पॉलीफेज सिंगल फेज के ऊपर प्रेफर किया जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है, नोट कर लीजिए फिर बताएं। हो गया ठीक है, ये नोट हो गया, अब आगे देखिए। अब बात करें कि कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, कनेक्शन ऑफ पॉलीफेज सिस्टम, पॉलीफेज, देखो बच्चा, अगर आपको सिंगल फेज का कनेक्शन करना है तो कॉइल को कैसे भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे आप कर डालिए कॉइल, ठीक है। अगर आप टू फेज का कनेक्शन करने चल रहे हैं तो कॉइल को एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखा जाता है, कितने पे रखा जाता है, 90 डिग्री, उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ना समझ पाए तो ऐसे समझ लीजिए, ये हो गया, फिर मतलब इनके बीच में कितना डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण, मतलब अगर दो फेज का आप कनेक्शन कर रहे हैं तो दोनों कुंडलियां परस्पर 90 अंश विद्युतीय पे रखी जाएगी, ठीक है। अगर आप यहीं पे तीन फेज का कनेक्शन कर रहे हैं तो कुंडलियों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी जो कोणीय विस्थापन होता है, वो हमेशा 120 डिग्री, 120, 120 और 120, ठीक है। तो ये थ्री फेज का है, ये टू फेज का है, और ये सिंगल फेज में कोई दिक्कत नहीं, कोई वहां कोड की वो बाध्यता नहीं है कि किस पे रखा जाए, चाहे जैसे रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो याद रहेगा सिंगल फेज कोई मतलब नहीं, दो फेज अगर कुंडलियों की आप दो फेज से अगर जनरेशन कर रहे हैं, या दो फेज को, दो फेज की कॉइल है तो उनको कितने डिग्री पे रखेंगे, 90 डिग्री पे, अगर तीन फेज की कॉइल है तो उनको किस पे रखेंगे, 120 डिग्री पे, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। चलें आगे, देखिए एक बात याद रखिएगा, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ ऑफ थ्री फेज सिस्टम, अगर तीन फेज के द्वारा ईएमएफ का प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है, तो जैसे देखिए मैंने अभी अभी बताया कि तीन फेज होगा तो हम कॉइल को कितने डिग्री पे रखेंगे, 120 पे रखेंगे। तो मान लीजिए ये आर फेज है, ये वाई फेज है, और ये बी फेज, ठीक है। फेज, तीन फेज का फेज सीक्वेंस जान लीजिए, फेज सीक्वेंस, तो ऐसे अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो फेज सीक्वेंस क्या होगा, आर वाई बी होगा, ठीक है। अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो फेज सीक्वेंस कैसा होगा, आर वाई बी होगा, और यही फेज सीक्वेंस एक स्टैंडर्ड रूप में
सही माना जाता है। आपके यहाँ क्वेश्चन आते हैं फेज सीक्वेंस के, तो क्लॉकवाइज जब हम फेज सीक्वेंस मानते हैं तो सही फेज सीक्वेंस हमारा क्या होता है, आर वाई बी होता है। अगर आपसे यही एंटी क्लॉकवाइज पूछ ले, क्या पूछ ले, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप याद रखिएगा आर बी वाई सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये फेज सीक्वेंस होता है, आर का मतलब रेड, बी का मतलब ब्लू, वाई का मतलब येलो। तो ये तीन फेज के सिस्टम है, आर वाई बी, याद रखेंगे। क्लॉकवाइज चलेंगे तो फेज सीक्वेंस क्या सही होगा, आर बी वाई। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो सॉरी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आर वाई बी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते तो आर बी वाई। ठीक है, चले आगे। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा ध्यान से। मान लें यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ वो क्या है, ई आर। यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ ई वाई है, और यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ वो ई बी। ठीक है, क्या है, ई आर, ई वाई और ई बी। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि तीन फेज द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तीन फेज के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या सदिश योग शून्य होता है। मेरी बात समझ आई, सदिश योग क्या होता है, शून्य होता है। प्रूफ कैसे करेंगे, तो मान लीजिए हम ऐसे चल रहे हैं, तो ई आर बराबर ई एम साइन ओमेगा टी, पहला हो गया। दूसरे की बात करेंगे तो ई वाई बराबर ई एम साइन, देखिए बच्चा, इनके इनके बीच में कितना डिग्री का कोण है, 120 का। ठीक है, तो तीसरी बात करेंगे ई बी बराबर, तो ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 240, 120 कितना हो गया, 240 हो गया। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सर ई आर प्लस ई वाई प्लस ई बी बराबर क्या, 0। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये होता है। ठीक है, तो आप करेंगे कैसे, कुछ करना नहीं, वैल्यू रख दीजिए सबकी, ई एम साइन ओमेगा टी प्लस ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 प्लस ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 240। ठीक है, अब ई एम को बाहर ले लीजिए, ई एम को क्या किया, बाहर ले लिया, साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस साइन ओमेगा टी माइनस 120 साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, तो साइन ए साइन, इसको खोलेंगे तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, साइन ए का सी माइनस का से साइन बी। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी इंटू कास 120 माइनस कास ओमेगा टी साइन 120, ठीक है, प्लस साइन ये माइनस भी यहाँ भी लगाइए, साइन ओमेगा टी इंटू कास 240 माइनस कास ओमेगा टी साइन 240। ठीक है, 240। जब आप इनको सॉल्व करेंगे ना तो सब सब क्या होगा, जीरो हो जाएगा, एक दूसरे से मिलके मिल जाएगा आपको क्या, जीरो। यानी यहाँ से प्रूफ भी कर सकते हो कि सर तीन फेज में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का जो सदिश योग होता है वो हमेशा शून्य होता है। ठीक है, छाप लीजिए। चले, इनके वेक्टर डायग्राम अगर आप खींचते तो भी ऐसे ही आते, ये ई आर ई वाई, अच्छा लिख तो दिया है, ई बी, ठीक है, 120, ये 120, फिर ये 120। ठीक है, तो आप इनको ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखो बात यहाँ समझिए, जब विद्युत वाहक बल जीरो हो गया बेटा तो करंट भी तो जीरो होगी। जब विद्युत वाहक बल जीरो हो गया तो करंट भी तो जीरो होगी। मेरी बात समझे भाई,
जब आपने ये लिखा सर ई आर प्लस ई वाई प्लस ई बी बराबर के 0, तो इसको प्रूव भी कर दिया। तो जब थ्री फेज सिस्टम में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य है, तो करंट का भी विद्युत वाहक बीजगणितीय योग का होगा शून्य होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी बराबर क्या 0। ये भी होता है। ठीक, इनको भी आप प्रूव करना चाहेंगे तो जैसे इसको किए हैं वैसे इसको भी कर सकते। ठीक, नोट हो गया, चलें। अब बात करेंगे किसकी, कनेक्शन ऑफ पॉलीफेज सिस्टम, कनेक्शन ऑफ पॉलीफेज सिस्टम। ठीक है, एक ही लेक्चर में पॉलीफेज सिस्टम को खत्म कर दिया जाए जो आपके यहाँ है। ठीक है, प्रयास यही है मेरा। ठीक, जितना आपके यहाँ है, जितना मॉडरेट मॉडरेट हो सकता है उतना खत्म कर देते। तो देखो बेटा, एक नंबर पे आता है सिंपल कनेक्शन। क्या आता है? सिंपल कनेक्शन। दूसरे नंबर पे स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन। तीसरे नंबर पे आता है आपका डेल्टा कनेक्शन। तो 3 तरीके का कनेक्शन अभी आप यहाँ पढ़िए, बाकी का कनेक्शन जब आप जेई की क्लास पढ़ेंगे तब पढ़िएगा। ठीक है, आपके यहाँ इससे ज़्यादा का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बताते चले। तो हो गया। अब देखिए, बात करें सिंपल कनेक्शन की, थोड़ा तेजी से पढ़िए। सिंपल कनेक्शन, जैसे 3 फेज का कनेक्शन करना है तो ये गई कॉइल, ये आई, फिर एक फेज का दूसरे फेज का ये कॉइल, ये आया, फिर ऐसे गया, फिर आया। ठीक, तो अब जैसे ये आर है, वाई है, बी है, तो सिंपल कनेक्शन में जब हमको इस तरीके से जोड़ना है तो चालक के दो सिरे लग रहे हैं ना, ये लग रहा है, 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 ये। तो कितने कंडक्टर हो गए? 6। तो हमारा कंडक्टर बच रहा है? नहीं बच रहा है ना, तो इसलिए इस कनेक्शन का प्रयोग हम नहीं करते। ठीक, ये था सिंपल कनेक्शन। नोट करिए, भगाएं पट्टा दें। चलिए अब देखिए, अगला पढ़ते हैं। जो पढ़ना है, जिसको पढ़ना है वो ये है स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन, ठीक, जैसे आप पैरेलल की परिभाषा देते हो ना, पैरेलल में क्या कहते हो कि सर जी समान सिरे एक साथ जुड़ते हैं, समान सिरे एक साथ जुड़ते हैं, तो उसी तरीके आपका स्टार कनेक्शन भी होता है। तो कॉइल के एक समान सिरे एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। ये मान लें A1 है और ये A2 है। इसी तरीके से एक दूसरी कॉइल लगी होगी, ये मान लें B1 है और ये B2 है। इसी तरीके से तीसरी कॉइल लगी होगी, ये क्या है? C1 है और ठीक है। तो इनके एक समान सिरे को जिस एक बिंदु पर जोड़ा गया, तो अगर ऐसे पकड़ के खींच लें तो ये क्या हो जाएगा? तीनों किसमें होगा? समांतर में होगा ना, तो तीनों समांतर, इसीलिए डेल्टा कनेक्शन को समांतर कनेक्शन भी कहा जाता है। डेल्टा कनेक्शन को क्या कहते हैं? समांतर कनेक्शन भी कहा जाता है। देखिए, ठीक, अब मेरी बात को सुनिए। जहां पे कॉइल के एक समान सिरे एक जगह पे जुड़ते हैं, उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रल पॉइंट भी कहा जाता है। तो इसे आप क्या कह सकते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पे जो इंड्यूस हमें पैदा हो रहा है वो ई आर है, यहाँ पे ई वाई है और यहाँ पे ई बी। ठीक, तो यानी ये ई आर हो गया,
ये ई बी हो गया और ये ई वाई हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब देखिए, और आपका ये न्यूट्रल हो गया। जो कहानी यहाँ देखनी है, यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ जो धारा बहती है उसे आई आर कहते हैं। इसे यहाँ जो बह रही है उसको क्या बोलेंगे, आई बी बोलेंगे। यहाँ जो बह रही है उसको आई वाई बोलेंगे। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत कायदे से सुनिए। जो ये ई आर है, इसी आर फेज की वोल्टेज है ना, तो इसे फेज वोल्टेज कहेंगे। जो यहाँ है ये आपकी, ये इसको बोलेंगे क्या, ईबी। तो इसको ईबी को यानी फेज वोल्टेज बोलेंगे। यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको क्या बोलेंगे, फेज वोल्टेज। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे ई आर बराबर ई वाई बराबर ई बी बराबर इसे फेज वोल्टेज कहा जाता है। क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज। ठीक है, फिर इसी तरीके आई आर बराबर आई वाई बराबर आई बी, इसे क्या बोलेंगे, फेज करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेज करंट। ठीक है, इसको बोल दो लाइन नंबर एक, बेटा यही समझना है। ठीक है, लाइन नंबर दो, यहीं से आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और ये लाइन नंबर थ्री। ठीक है, तो यानी जो यहाँ पे करंट फ्लो होगी, यहाँ पे उसे लाइन करंट कहते हैं। क्या बोलेंगे, लाइन करंट। जो यहाँ बह रही है उसे क्या बोलेंगे, लाइन करंट बोलेंगे। जो यहाँ बह रही है उसे लाइन करंट, और यहाँ जो बह रही है उसे फेज करंट। अब जो समझना है, जो सुनना है, उसको समझिएगा जरा ध्यान से। होगा क्या, होगा ये कि एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच की जो वोल्टता होती है, मैं जो बोल रहा हूँ सुनिएगा, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच की जो वोल्टता होती है उसे फेज वोल्टेज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फेज वोल्टेज कहते हैं। एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच की जो वोल्टता है उसे क्या बोलेंगे, फेज वोल्टेज कहते हैं, यानी फेज वोल्टेज। ठीक, फिर ये भी यहाँ से भी ये एक फेज है या एक लाइन है, तो यहाँ से यहाँ पे आए तो ये भी क्या हो जाएगा, एक फेज वोल्टेज होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, केवल सुनिएगा, यहीं से आपके यहाँ क्वेश्चन पूछता है। अगर स्टार कनेक्शन में हम कहें कि सर एक फेज, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, एक फेज और न्यूट्रल के बीच की जो वोल्टेज है, बीच की वोल्टता को फेज वोल्टता कहते हैं। यही जानना है, फेज वोल्टता कहते हैं। ठीक है, पहला, ये पहला पॉइंट। दूसरा, एक लाइन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक लाइन और न्यूट्रल के बीच की वोल्टता, न्यूट्रल के बीच की वोल्टता, बीच की वोल्टता भी फेज वोल्टता होती है। वोल्टता भी फेज वोल्टता होती है। बात समझिए, ये लाइन है ना, लाइन, तो यहाँ से न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज दिया, तब भी तो ये फेज वोल्टेज हो गई। और चाहे यहाँ से यहाँ की वोल्टेज देते तब भी तो, ये न्यूट्रल है ना, ये पॉइंट न्यूट्रल है, तो यहाँ लेते तब भी वोल्टेज क्या है, फेज वोल्टेज। ठीक, बात क्लियर हुई, फेज। अब देखिए, दो पॉइंट हो गए क्लियर। तीसरा पॉइंट जो है उसको देखो जरा ध्यान से। तीसरा पॉइंट मैं कह रहा हूँ, एक लाइन से दूसरे लाइन की जो वोल्टेज है, दूसरे पेन से बना रहा हूं, देखो, एक लाइन से दूसरे लाइन की जो वोल्टेज है इसे लाइन वोल्टेज कहते हैं। या इस लाइन से इस लाइन की जो वोल्टेज है इसे क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज बोलेंगे, बी। ठीक, मतलब तीसरा पॉइंट, एक लाइन तथा दूसरी लाइन की वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं, लाइन वोल्टेज कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी एल। बात क्लियर हुई। अब बच्चा फिर सुनो, दूसरे इसी को कैसे बोलेंगे चौथे पॉइंट में। ठीक, एक फेज, ध्यान से सुनिए, एक फेज तथा दूसरे फेज की वोल्टता को, दूसरे फेज की वोल्टता को भी लाइन वोल्टता कहते हैं, लाइन वोल्टता कहते हैं।
मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपके TG2 में यही क्वेश्चन घुमा घुमा के खूब कायदे से पूछे जाते हैं। ठीक है, बात समझ गए मेरी। इसकी बढ़िया से फोटो ले लो, बार बार देखते रहिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। मेरी बात को फिर से सुनिए, मैं फिर फिगर में समझा रहा हूँ आपको कि एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच की वोल्टता फेज वोल्टता कहलाती है, या एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच की वोल्टता एक फेज वोल्टता कहलाती है। एक लाइन तथा दूसरे लाइन की बीच की वोल्टता लाइन वोल्टता कहलाती है, या एक फेज से दूसरे फेज की वोल्टता भी लाइन वोल्टता कहलाती है। यहाँ पे देख करके क्या लग रहा है, ध्यान से सुनिए। जो करंट फेज में बह रही है वही तो लाइन में बह रही है, जो करंट फेज में बह रही है वही तो लाइन में बह रही है, जो यहाँ फेज में बह रही है वही तो लाइन में बह रही है। तो यहाँ लाइन धारा और फेज धारा अलग नहीं है। दैट मीन स्टार कनेक्शन में लाइन धारा और फेज धारा समान होती है। अगला पॉइंट है 5वां पॉइंट, स्टार कनेक्शन में लाइन धारा और फेज धारा एक समान होती है, अर्थात IL बराबर IPH होता है। ठीक है, अब इतने पॉइंट हो गए, इनको जरा बढ़िया से टाइप कर लीजिए, मतलब छाप लीजिए, आप अपना नोट कर लीजिए। नोट हो गया, अब मिटाएं इसको। ठीक बेटा, बहुत कायदे से याद कर लेना, आपके यहाँ यहीं से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, गारंटी है। ठीक, अब देखिए, अब आपको मैं अलग अलग तरीके फिगर बना लिया ना, अब आपको मैं अलग अलग तरीके से हर चीजें निकाल के देता हूँ। देखो, स्टार कनेक्शन कैसे पढ़ लीजिए कायदे से, डेल्टा उसी के जस्ट अपोजिट होता है, बस इतना याद रखना। ठीक है, देखिए हेडिंग डालिएगा, स्टार कनेक्शन में रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्शन। ठीक है, तो देखिए, ये आपका इंड्यूस ईएमएफ क्या है, ER है, ये आपका EY है, और ये आपका EB, EY है और ये आपका EB। तो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच लिखा था, मैंने आपसे कहा था कि भैया ER बराबर EY बराबर EB बराबर E फेज, ठीक है, फेज है। ERY EYB EBR ये क्या होते हैं, लाइन वोल्टेज। ठीक है, ये क्या है, लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो ERY का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। तो ERY का मतलब हो गया कि ER वेक्टर माइनस EY। ठीक है, तो यही क्या है, आपकी लाइन वोल्टेज है। तो इसको निकालेंगे कैसे, ध्यान से सुनिए। अब वेक्टर माइनस EY का मतलब क्या है, इसको आप पीछे बढ़ा दीजिए, ये आ गया। ठीक है, ये क्या आया, ये आपका EY आया। ध्यान से सुन लीजिए, अगर वेक्टर आपका A ऐसे लिखा है, अगर लिखना हो आपको -A वेक्टर, तो आप इसकी डायरेक्शन को क्या करते हो, अपोजिट करते हो। ठीक है, तो उसी तरीके -EY लिखना है, तो ये हमने क्या किया, इनकी डायरेक्शन को अपोजिट करके बढ़ा दिया। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जैसे ये एंगल कितना था, याद करो 120, अब ये आधा आधा हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, 60। अब इनका रिजल्टेंट इनके बीच से ही तो होके जाएगा। ये अब इनको यहां से मिला दो,
और इनको यहाँ से मिला दीजिए। क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज। ठीक, क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज। जब किसी बिंदु पर, एक बिंदु पर दो वेक्टर एक साथ किसी कोण पर कार्य करते हैं तो उनके बीच का रिजल्टेंट क्या होता है? पी स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। आप पढ़ चुके हो, वही फार्मूला लगा दीजिए, वही फार्मूला लगा दें तो निकल के आएगा क्या? जैसे ई आर वाई लेना है तो ये निकल के आएगा ई आर का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस 2 ER ई वाई इंटू कॉस, कॉस कितना? 60 डिग्री। ठीक है, जब इनको सॉल्व करके निकालोगे तो यही ई आर तो ई वाई ई पी एच के बराबर है, तो आप निकाल के आओगे तो ई आर वाई बराबर ये निकल के आएगा √3 ई पी एच। क्या निकल के आएगा? √3 ई पी एच निकल के आएगा। कहने का मतलब ये है कि इतना नोट करो तो बताएं, जल्दी करिए फटाफट। ये एंगल हो गया 60 और ये एंगल हो जाएगा। चले अब आगे देखिए, नोट हो गया बेटा? अब फाइनली निकल के आपके पास आया क्या? निकल के आया कि सर ई आर वाई बराबर, इसी तरीके वाई बी का निकाल लो, इनको पीछे कर देना, फिर इसी तरीके इनका निकालना है तो इनको पीछे कर देना, सबका अब निकालना, ऐसे निकालिएगा आप। ठीक है, तो ई आर वाई मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ, ई वाई बी बराबर ई बी आर बराबर ई एल। ठीक, यही लाइन वोल्टेज यानी ई एल बराबर होता है √3 ई पी एच के। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख लो वी एल बराबर √3 बी पी एच। तो स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्ट का फेज वोल्ट का ही √3 गुना होती है। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होती है, याद रहेगा? ठीक, नोट करिए फटाफट। हो गया? चले अब देखो, अब बात कर लें यहीं पे रिलेशन बिटवीन अगली हेडिंग है रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट इन स्टार कनेक्शन। तो फिगर से मैंने आपको सिखा दिया था, क्या सिखाया था याद करिए? फिगर पीछे अभी जस्ट, ये आपका ई आर था, ये आपका ई वाई, ये ई वी। ठीक है, तो यहाँ जो लाइन थी, ये लाइन यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वही करंट यहाँ फ्लो हो रही है, वही करंट यहाँ फ्लो हो रही है। मतलब यहाँ जो आई आर है वही यहाँ पे भी आई एल है। ठीक, कहीं बटी नहीं बटी, सीधा सीधा जा रही है ई वाई, सॉरी आई वाई और आई बी। तो जो करंट यहाँ जा रही है वही करंट यहाँ जा रही है, वही करंट यहाँ जा रही है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर आई आर बराबर आई वाई बराबर आई बी बराबर आई पी एच है। ठीक, इसी तरीके लिख सकते हो आई आर वाई बराबर आई वाई बी बराबर आई बी आर बराबर ये क्या है? लाइन करंट। तो यहाँ पे सारी करंट, दोनों करंट क्या है? बराबर है, तो यानी यहाँ पे आई एल बराबर होता है आई पी एच। ठीक, स्टार कनेक्शन में लाइन धारा और फेज धारा एक दूसरे के बराबर होती है, नोट कर लीजिए। एक लेक्चर में सीखें पॉलीफेज सिस्टम, क्यों? चलिए, हो गया। यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े डायलॉग रहते हैं, क्यों? अब ऑपरेटर साहब को बोलना पड़ेगा वो भी डायलॉग वायलॉग डाला करें। चले, हो गया। चलिए देखो बच्चा, अब डालिए पावर इन स्टार कनेक्शन, पावर इन स्टार कनेक्शन, पावर इन स्टार कनेक्शन। ठीक है, ध्यान से सुनो जरा, एक फेज ये है, एक फेज ये है और एक फेज ये है। जब इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे ना तो आपको दिखाएंगे बैलेंस अनबैलेंस, अभी हम बैलेंस मान के चल रहे हैं।
तो यहाँ ई आर है और करंट भी क्या है, आई आर है। यहाँ ई वाई है और करंट भी क्या है, आई वाई है। यहाँ ई बी है और करंट भी आई बी है। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करते हो, एक फेज की सिंगल फेज यानी सिंगल फेज की पावर निकालते हो आप, तो कहते हो सर जी वी आई इंटू आई इंटू कास फाई। ये होता क्या है, ये होता है बी पी एच इंटू आई पी एच कास फाई। ये क्या निकल के आएगा, सिंगल फेज की पावर निकल के आएगी, अगर फेज पावर निकाल रहे तो। ठीक, तो ये आया। तो इसी तरीके P3 फेज अगर हम निकालें तो क्या निकल के आएगा, 3 से गुणा कर दें, तो 3 से गुणा करेंगे तो BPH इंटू IPH कास फाई हो गया। आपने कहा कि सर जी स्टार कनेक्शन में जो है, स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज है वो √3 BPH है। ठीक, जो लाइन धारा है वो फेज धारा के तो बराबर ही है। ये दोनों आप अभी जस्ट पढ़ रहे हो, पढ़ा ना। ठीक है, अब यहाँ से BPH की वैल्यू निकालिए, BPH बराबर तो क्या मिल जाएगा, BL/√3 मिलेगा। अब इस वैल्यू को उठाओ जरा, लाके यहाँ पुट कर दो। तो जब यहाँ पुट करेंगे बच्चा तो P3 फेज लाइन लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 3 BPH की जगह पे क्या है, VL/√3 है। IPH की जगह पे क्या है, IL है, कास फाई है। तो अब देखिए मैं थोड़ा सा इधर आ रहा हूँ, देखो इधर। ठीक है, तो P3 फेज लाइन की बात करें तो क्या निकल के आया, 3VL/IL कास फाई बटे √3 आया है ना। ठीक है, इस 3 को क्या लिख सकते हो, √3 गुणे √3 लिख दें, कोई दिक्कत। VL/IL कास फाई के, तो बटे क्या है, √3 है, ये बराबर है, तो √3 से √3 क्या है, कैंसिल। तो आपके पास P3 फेज लाइन अगर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, √3 VL/IL कास फाई। यही स्टार कनेक्शन में पावर होती है। अगर आप लाइन में चलेंगे तो, और फेज में चलेंगे तो 3 BPH IPH कास फाई, ये फेज में है। ठीक, नोट कर लीजिए। चले, आराम से स्पीड डाउन करके पढ़िएगा तो सब एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। चले, अब इसी के जस्ट अपोजिट का कनेक्शन है डेल्टा कनेक्शन। एक नोट लिखिएगा, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल प्राप्त करने की व्यवस्था होती है। स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल प्राप्त करने की व्यवस्था होती है। आपसे पूछा जाए कि भैया न्यूट्रल पॉइंट कहाँ बनता है, तो जहां कुंडलियों के एक समान सिरे एक बिंदु पे जुड़ते हैं ना, वही न्यूट्रल बनता है। ठीक है, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल प्राप्त करने की व्यवस्था होती है। और न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, जहां पे कुंडलियों, तीनों कुंडलियों के सिरे एक समान सिरे एक जहां जुड़ते हैं उसी बिंदु को क्या बोला जाता है, न्यूट्रल पॉइंट बोला जाता है। अब डेल्टा कनेक्शन जरा देखिए, पढ़ोगे आज यहाँ डेल्टा कनेक्शन। यहाँ पे मैंने आपको ये भी लिखा है कि उसको क्या कहते हैं कि स्टार कनेक्शन को समांतर संयोजन भी कहा जाता है, समांतर कनेक्शन भी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ की कहानी कुछ अलग है। क्या अलग है कि यहाँ पे एक कुंडली का दूसरा सिरा दूसरी कुंडली के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, और तीसरी का पहला सिरा दूसरी के पहले से जोड़ा जाता है। ठीक, तो ये मान लें A1 है, ये A2 है, ये B1 है तो ये B2 है, ये C1 है तो ये C2।
ठीक, 3 कुंडलियां हैं, तीनों कुंडलियां हमने जोड़ दी। तो ये कनेक्शन क्या कनेक्शन कहलाता है? सीरीज कनेक्शन। सीरीज की परिभाषा आपने दी है ना कि पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, इस तरीके से अगर जोड़ते हो तो इस कनेक्शन को क्या बोला जाता है? सीरीज कनेक्शन बोला जाता है। अब इनको जरा ध्यान से देखना है। देखना ये है कि इनको लेकर के हम यहाँ चले आए, इनको लेकर के हम यहाँ चले आए और इनको लेकर के हम, ठीक, यहाँ पे न्यूट्रल मिलने की कोई संभावना नहीं है, दैट मीन्स डेल्टा में कोई न्यूट्रल नहीं मिलता। तो इसे हम कहें कि ये ई आर है, ये आपका ई वाई है और यहाँ पे ई बी है। यहाँ पे जो करंट बह रही है वो आई आर है, यहाँ पे जो करंट बह रही है वो आई बी है, यहाँ पे जो करंट बह रही है वो आई वाई। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, चाहे वोल्टेज हम यहाँ मेजर कर लें और चाहे वोल्टेज यहाँ मेजर कर लें, दोनों की वैल्यू क्या सेम होगी? होगी कि नहीं होगी भाई? यहाँ तो लाइन के बीच की बोलता है ना, जैसे ई आर, ई वाई और ई बी है, तो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की बोलता क्या है? लाइन वोल्टता है, आप बोल के आए हो, ठीक है। और चाहे हम यहीं से मेजर कर लें ये वोल्टेज और चाहे यहाँ ला के मेजर कर लें, तो यहाँ से देखने से क्या लग रहा है कि जो फेज वोल्टेज है वही लाइन वोल्टेज है, वो दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। लेकिन फर्क क्या है? अब यहाँ से आई आर करंट जा रही है, यहाँ से आई वाई जा रही है, तो दोनों निकल के आ रही है यहाँ पे, तो वो लाइन यानी फेज करंट अलग होगी, फेज करंट सेम है, लेकिन जब लाइन पे आ रही है तो उनकी वैल्यू क्या होगी? जुड़ रही है, तो यानी वो चीजें क्या होंगी? अलग अलग हो जाएंगी। तो कहने का मतलब सिंपली ये है कि डेल्टा कनेक्शन में, इन डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, ध्यान से सुनना, फेज वोल्टेज बराबर होता है किसके? बराबर होता है लाइन वोल्टेज के, लाइन वोल्टेज के। अब इसको और अच्छे से लिखिए, कैसे लिखेंगे? वी आर वाई बराबर बी वाई बी बराबर बी बी आर बराबर वी आर बराबर बी वाई बराबर बी बी बराबर बी पी एच के। ये पॉइंट नोट करिएगा, मतलब लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि भैया बी एल बराबर है बी पी एच के, किसमें? डेल्टा में। स्टार में क्या बराबर था? लाइन धारा और फेज धारा बराबर थी, डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज एक दूसरे के बराबर है। ठीक, नोट करिए इतना, सब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मिटा दें, लाइन करंट और फेज करंट मैंने बताया डिफरेंट होगी, कैसे होगी? जैसे देखिए, ये करंट आई आर है, ये करंट आई वाई है, सब फेज है, ये करंट आई बी है, ठीक है। तो अब जब इनको हमें ये निकालना है बेटा, मैंने कहा आई आर बराबर आई वाई बराबर आई बी बराबर क्या है? आई पी एच। लेकिन आई आर वाई, अब इनके इनके बीच की जब करंट निकालोगे तो वो करंट की वैल्यू अलग आएगी, यानी आई आर वाई बी बराबर आई पी आर बराबर क्या हो जाएगा? आई एल। ठीक, तो अब हमको जैसे वहां भी पढ़ा के आए, पीछे पढ़ा के आए कि वी आर वाई का मतलब क्या था? वी आर वेक्टर वी आर माइनस वेक्टर वी वाई। उसी तरीके आई आर वाई का मतलब क्या होगा? वेक्टर आई आर माइनस वेक्टर आई। ओके, तो हमारी बात को ध्यान से सुनिए, आई आर बराबर आई वाई बराबर आई बी बराबर ये क्या हो गया? आई आई पी एस हो गया। आई आर वाई बराबर आई वाई बी बराबर आई पी आर बराबर ये क्या हो जाएगा? लाइन करंट हो जाएगी। अब लाइन करंट जैसे मैंने अभी स्टार कनेक्शन में आपको बताया कि भैया जैसे वहां वी आर वाई लिखा था तो आपने लिखा कि सर ई आर माइनस ई वाई होता है, उसी तरीके से यहाँ आई आर वाई बराबर निकालेंगे तो आई आर माइनस आई वाई। अब माइनस देखिए, ये आई वाई और ये आई बी, तो इनको क्या करिए? बैक साइड में पीछे बढ़ा लीजिए, ठीक है। ये क्या मिल जाएगा? आई वाई मिला। अब इनके बीच का एंगल कितना है? 120 था, ये कितना हो गया? 60। अब जो रिजल्टेंट जाएगा तो इन्हीं के बीच से होके जाएगा, फिर मिला दीजिए,
समांतर चतुर्भुज बन गया। अब वही नियम लगाना है आपको कि ई आर वाई बराबर अंडर रूट आई आर वाई बराबर आई आर का स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस 2 आई आर आई वाई इंटू कॉस जितना डिग्री का कोण बन रहा है कॉस 60। ठीक है, अब इनको जब सॉल्व करोगे ना बेटा तो वही जैसे अभी उसको बताया था आई आर वाई बराबर आएगा √3 आई टी एच। ठीक, यानी आई एल बराबर √3 आई टी एच। ठीक है, मोटा मोटी समझिए एकदम फाइनल। स्टार कनेक्शन में लाइन धारा और फेज धारा बराबर होती है, वहां लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। डेल्टा कनेक्शन में जस्ट उसी का अपोजिट होता है, दैट मीन्स यहाँ पे जो फेज वोल्टेज है वही आपके लाइन वोल्टेज होती है, जो लाइन धारा है वो फेज धारा की √3 गुना होती है। बस इतनी कहानी हो गई। पावर निकाल लीजिए। पावर निकालेंगे, पावर इन डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, जब डेल्टा कनेक्शन में निकालेंगे तो सिंगल फेज की पावर अगर निकालें तो क्या मिलेगा बीपीएच आईपीएच cos फाई के। तीन फेज की पावर निकालें तो क्या मिलेगा थ्री बीपीएच आईपीएच cos फाई के। ठीक है, ये मिलेगा। तो अभी आपने कहा कि सर डेल्टा कनेक्शन में आपने कहा सर वी एल बराबर बीपीएच होता है, ये कहा आपने। ठीक है, ये प्रूव किया। लेकिन जो आई एल होती है ना वो √3 आईपीएच के बराबर होती है, ये कहा। तो यहाँ से जरा आईपीएच बराबर निकाल लूं तो आईपीएच बराबर क्या आएगी आई एल बाई √3 आएगी। वैल्यू पुटअप कर दीजिए यहाँ। तो P3 फेज लाइन की बात करें अगर क्या निकल के आएगा 3 BL इंटू आई एल बाई √3 इंटू कॉस फाई के। तो यहाँ से निकलिए देखिए 3 BL IL cos फाई बटे √3। तीन को क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3 इंटू √3 BL IL cos फाई बटे क्या आएगा √3 से √3 कैंसिल, यानी क्या निकल के आया बच्चा P3 फेज लाइन बराबर √3 BL IL cos फाई। यही पावर डेल्टा में निकल के आई, यही पावर आपकी लाइन में निकल के आई। तो थ्री फेज की पावर जो होगी वो सेम ही होगी ना, कनेक्शन भले अलग अलग हो लेकिन पावर क्या होगी सेम होगी। तो ये कहानी थी आपके पॉलीफेज सिस्टम। तो उन पे लगाइएगा। कल का लेक्चर होगा जिसमें हम आपको इसके बारे में न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो सिखाऊंगा। फिलहाल थियरी का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। स्टार डेल्टा इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होता है सबको दिखा दिया, बीजगणितीय योग शून्य होता है, कनेक्शन कितने तरीके का होता है ये दिखा दिया। डेल्टा कनेक्शन में कि कोई न्यूट्रल प्राप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। डेल्टा कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन या श्रेणी कनेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, सो थैंक यू।